हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एडजेक्टिव क्लोज का करेंगे। जो अभी हमने लास्ट वीडियो में अपना नाउन क्लोज का टॉपिक कंप्लीट किया है। एडजेक्टिव क्लोज में भी हमारी वही सेम जो कंजंक्शंस हमने वहां पर यूज किए थे, यानी डब्ल्यूएच वर्ड को जो वहां यूज किया था, इसमें एडजेक्टिव क्लोज में भी वो डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पर भी आएंगे, दैट यहाँ पर भी आएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो है उसका मीनिंग और उसमें बहुत सारी चीजों का डिफरेंस हो जाएगा। उन्हीं चीजों को यहाँ देखते हुए कि क्या डिफरेंस है, उनको कंपेयर करते हुए इनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो एडजेक्टिव क्लोज में सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंजंक्शंस हमारी यूज होती है वो कौन सी होती है। जैसे हु, हुज, हुम, विच, ऑफ विच, ये जो है इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये कहलाती है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाती हैं ये, क्योंकि ये सब किसका काम करते हैं, या तो नाउन का काम करते हैं या या तो सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से इसमें थोड़ी कुछ एडवर्ब्स भी यूज होती है, उनको अभी बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। तो जैसे हु की बात करें हम, हु जो होता है वो लिविंग बीइंग के लिए होता है। हु, हुज, हुम, इन तीनों का यूज अगर हम देखें तो तीनों का हम लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए इनको हम यूज करेंगे तीनों को। अब अगर हु की बात करें स्पेशली, तो हु जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो हु को हम जो यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि अगर सेंटेंस में हमारी कंजंक्शन की जो नीड है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन की जो नीड है वो एज सब्जेक्ट है, तो हम हु का यूज करेंगे वहां पर। उसके बाद हुम जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे। ठीक है। हुज जो है वो हमारा रिलेशन बताता है, पजेसिव केस बताता है। ठीक है, तो पोजेशन को बताता है, हुज पेन, किसका पेन, तो माय पेन। तो जहां पर हम पजेसिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं वहां पर हम हुज को यूज करेंगे। तो ये किस केस में आएगा, ये पजेसिव केस में आएगा। ये तीनों तो हो गए। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, लिविंग बीइंग की। ये तीनों किसका काम करते हैं, लिविंग बीइंग का। कौन सा, हु, हुज, हुम, ये तीनों जो यूज होते हैं ये लिविंग बीइंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर नॉन लिविंग हो तो फिर हम किसको यूज करेंगे, नॉन लिविंग हो या फिर एनिमल हो तो हम किसको यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे विच को और ऑफ विच को। यानी विच को हम किसके लिए यूज करेंगे, जब हमें नॉन लिविंग में या एनिमल्स में सब्जेक्ट की नीड हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, विच को यूज करते हैं। तो ये सब्जेक्ट की फॉर्म में भी आएगा और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी आएगा, दोनों की फॉर्म में ये यूज होगा। जैसे यहाँ पर तो हु हमने सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया है और हुम जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया है। लेकिन अगर नॉन लिविंग है तो विच को ही हम सब्जेक्ट की जगह पर भी यूज करेंगे और विच को ही हम ऑब्जेक्ट की जगह पर भी यूज करेंगे। बात करते हैं ऑफ विच की। जब पॉजेसिव केस होता है तो हम ऑफ विच को यूज करते हैं। ऑफ विच कहां पर आएगा, जहां पर हम हुज लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ऑफ विच लगाएंगे। ये किसके लिए आएगा, पॉजिटिव केस के लिए। ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो फिर एक बार देख लेते हैं। जो हमारा हु होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। ये सारी की सारी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेंगे। लेकिन इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए, तो ये जो कंजंक्शन है इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन होती है ये। ठीक है, तो हु जो है हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, हुज पॉजेसिव केस के लिए आता है, पोजेशन बताने के लिए आता है। ठीक है, और विच नॉन लिविंग या एनिमल्स में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और ऑफ विच जो है वो पॉजेसिव, या जैसे हमारा हुज आया है वैसे ही ऑफ विच नॉन लिविंग के लिए आएगा। तो ये तो इनकी बात हो जाती है। अब बात करें अगर सेम की, तो सेम के केस में एक दो चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे अगर सेम है और सेम के बाद में कोई पहली चीज तो सेम के पहले हमेशा दा लगाते हैं हम, तो द सेम। सेम के बाद में अगर कोई नाउन दिया गया है तो हम इसके सामने लगाते हैं दैट, यानी सेम के साथ में क्या आता है, दैट। अगर सेम के साथ में कोई नाउन है तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। द सेम परफ्यूम। ठीक है, तो परफ्यूम क्या हुआ, नाउन, तो वहां पर हम आगे उसको जो लगाएंगे कंजंक्शन वो हम दैट लगाएंगे। अगर सेम के बाद में कोई नाउन नहीं है तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, द सेम एज। तो यहाँ पर हम एज लगा देंगे, यानी कि अगर नाउन है तो हम दैट लगाएंगे और सेम के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है तो हम एज लगाएंगे। एक तीसरा और एक्सेप्शन इसमें है कि अगर द सेम भी है, उसके बाद में नाउन भी है
अब ऊपर हमने कहा सेम के बाद में अगर नाउन है तो हम दैट लगाते हैं, लेकिन सेम भी है और नाउन भी है, लेकिन फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, एज लगा रहे हैं। ये किस केस में लगाएंगे, ये इस केस में लगाएंगे अगर दोनों तरफ अनएक्सप्रेस्ड वर्ब है, यानी कि एक ही टेंस है दोनों तरफ। अगर इधर भी सिंपल प्रेजेंट है और इधर भी सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसमें क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे। यानी दोनों तरफ हमारे टेंस अगर सेम है तो हम फिर ये नहीं देखेंगे कि सेम के बाद में नाउन आया है या नहीं आया है, तब हम द सेम के साथ एज लगाते हैं। हाँ, अगर दोनों तरफ के टेंस हमारे क्या है, अलग अलग टेंस में है, ये वाली क्लोज भी अलग टेंस में है और ये वाली क्लोज भी अलग टेंस में है, तब हम, और सेम के बाद में नाउन आया तब हम लगाएंगे दैट। फिर से एक बार देख लीजिए कि द सेम के बाद अगर नाउन आया हुआ है तो हम लगाते हैं दैट, ये है एक स्टैंडर्ड रूल। द सेम के बाद में अगर नाउन आया हुआ है लेकिन दोनों तरफ की जो वर्ब्स हैं, दोनों तरफ के जो टेंस हैं वो सेम है, तब हम वहां पर लगाते हैं एज। ठीक, ये है। अगर इधर भी सपोज सेम टेंस है, ठीक, और इधर भी हमारा सेम टेंस है, सेम टेंस यानी कि एक ही तरह के टेंस में है, या तो इंडेफिनिट इंडेफिनिट है दोनों, या फिर फ्यूचर फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो कोई सा भी मतलब है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेम के बाद में नाउन भी हो तब भी हम एज लगाते हैं। ठीक है, और नॉर्मली क्या है, द सेम के बाद में अगर कोई नाउन नहीं दिया गया है तो हम वहां पर एज लगाते हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा लेकिन इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। फिलहाल ये वाला टेबल देखो, इसके बाद एक और टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ। बात करते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये चार वर्ड जो होते हैं ये हमारी एडवर्ब का आंसर करते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो चारों होते हैं ये क्या बताते हैं, एडवर्ब के बारे में बताते हैं। कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एक्शन। एक्शन के बारे में अगर कोई बोलता है तो वो एडवर्ब बोलता है। तो ये काम कब हुआ, ये काम कैसे हुआ, ये काम कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये काम क्यों हुआ, तो ये चारों चीजें जो बताएंगी वो कौन बताएंगी, एडवर्ब बताती हैं। अब मेन बात ये करते हैं कि ये हमारी इसमें एडजेक्टिव क्लोज में कुछ रिलेटिव एडवर्ब भी होती हैं जो कंजंक्शन का काम करती हैं, तो रिलेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं। अब वो रिलेटिव एडवर्ब्स जो होती हैं वो कौन सी होती है, सेम यही चारों होती है। कब, जैसे कब, क्यों, कहाँ और कैसे, यानी कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये चारों के चारों हमारी क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव देखो, उनको रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो किसका काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। ठीक, और इनको कहते हैं एडवर्ब क्योंकि ये है क्या हमारी, किसका आंसर करती है, एडवर्ब्स का आंसर करती है। लेकिन अब इनको रिलेटिव एडवर्ब ये कब बनेंगी, कब ये एडजेक्टिव क्लोज में हम इनको यूज करेंगे, जब इनके पहले देखो व्हेन क्या बताता है, समय बताता है, तो जब व्हेन से पहले टाइम दिया गया होगा, व्हेन के पहले जो आएगा इसका जो एंटीसीडेंट आएगा, एंटीसीडेंट होता है वो नाउन या प्रोनाउन जो इसके इन कंजंक्शंस के पहले आता है, तुरंत पहले, यानी कि एडजेक्टिव क्लोज में एंटीसीडेंट होना कंपलसरी है, उनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आना कंपलसरी है। तो इनके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, टाइम आएगा। व्हेन किसको बताता है, टाइम को बताता है, तो व्हेन से पहले टाइम आना कंपलसरी है। उसके बाद वाई क्या बताता है, रीजन बताता है, तो इसके पहले रीजन आना कंपलसरी है। वेयर क्या बताता है, प्लेस बताता है, तो वेयर से पहले प्लेस आना कंपलसरी है। और हाउ क्या बताता है, मैनर बताता है, तो हाउ से पहले मैनर आना जरूरी है। अगर इनसे पहले ये चारों आते हैं तब तो ये क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लोज होगी, अदरवाइज ये एडजेक्टिव क्लोज के अंदर नहीं आती है। तो ये सारी एडवर्ब्स इसमें आती हैं, और ये सारी एडवर्ब्स कब एडजेक्टिव क्लोज की रिलेटिव एडवर्ब बनेंगी, जब इनके पहले ये सेम एंटीसीडेंट्स आएंगे। अगर ये सेम एंटीसीडेंट्स नहीं आते हैं तब ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज का पार्ट नहीं होता है। अब इनको वन बाय वन एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू ये एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करते हैं। आई नो द मैन, ही इज द डॉक्टर। अब देखिए कहाँ पर हु लगेगा, कहाँ पर हुम लगेगा, यानी कहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर एज ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसको देखते हैं। जैसे आई नो द मैन, कौन है डॉक्टर, ये वाली क्लोज किसके बारे में है, इस मैन के बारे में है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, देखिए एडजेक्टिव का काम क्या होता है, डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसके बारे में बताना, उसकी क्वालिटीज बताना, उसको डिस्क्राइब करना। किसको डिस्क्राइब करना, नाउन को या फिर प्रोनाउन को। तो जिस चीज को ये डिस्क्राइब करता है उसी के बराबर में आएगा, ठीक है, बिल्कुल साइड बाय साइड आएगा, इसका अपोजिशन में आएगा उसके।
तो यहाँ पर ये जो है ही इज अ डॉक्टर, ये ही कौन है, ये ही है, ये मैन, ठीक है। तो हम इस वाली क्लोज को इसी के साइड में रखेंगे, तो कैसे बनाएंगे, आई नो द मैन, ठीक, आई नो द मैन। अब ये मैन कौन है, जो कि डॉक्टर है, हु इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर हु क्यों आया, देखिए अगर हमारे पास सब्जेक्ट और उसकी वर्ब दोनों हैं तब हम हुम का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट भी है और उसकी वर्ब भी है। लेकिन यहाँ पर ये ही कौन है, ये मैन है, ये आदमी है। जब ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया, यानी एंटीसीडेंट में कौन आ गया, वही आ गया जो डॉक्टर है। तो जब ऑलरेडी हमारे पास हमारा सब्जेक्ट आ गया तो दो दो सब्जेक्ट तो हम नहीं लगा सकते ना, एक ही सब्जेक्ट को लगाएंगे। तो हम इसको काट देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आई नो द मैन, किसको, हु, जो, इसका मीनिंग क्या है, जो। लेकिन वहां पर जो हमने नाउन क्लोज पढ़ा था वहां पर इसका मीनिंग का क्या था, कौन, किसको, ठीक है, किसने, उसका था। तो यहाँ पर क्या, आई नो द मैन, मैं जानता हूं उस आदमी को जो क्या है, इज अ डॉक्टर। इजी है। यहाँ पर इसका मीनिंग, इनमें सभी का मीनिंग ज साउंड से निकलेगा, नाउन क्लोज में सभी का मीनिंग क साउंड से निकला था। तो यहाँ पे आई नो द मैन हु इज द डॉक्टर, तो मैं उस आदमी को जानता हूँ जो डॉक्टर है। तो यहाँ पर इज किसके अकॉर्डिंग आया, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये है। जो इस क्लोज का ऑब्जेक्ट है वो इस क्लोज का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये है। और ये इस रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा, इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट यानी कि उसके पहले, पूर्ववर्ती, पहले आने वाले को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके लिए आया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई पेन, इट इज वेरी कॉस्टली। अब ये इट इज वेरी कॉस्टली क्या है, क्या चीज कॉस्टली है, ये पेन कॉस्टली है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इस पेन के बारे में है। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज माई पेन। अब पेन लिविंग होता है नॉन लिविंग, यहाँ तो मैन तो लिविंग होता है तो हमने हु लगा दिया। अब पेन कैसे होता है, नॉन लिविंग होता है। तो यहाँ पर पेन के लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर विच लगा देंगे हम, विच इज क्या है, इट क्या है, ये पेन, तो इट को हमने काट दिया, विच इज वेरी कॉस्टली, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। दिस इज माई पेन विच इज वेरी कॉस्टली। अब इज क्यों आया, क्योंकि पेन क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज लगाया है, ठीक। ये चीज है, ये दोनों सेंटेंसेस आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखें, द मॉन्स्टर वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर, ही वॉज डिफीटेड बाय हरकुलिस। तो मॉन्स्टर जो था उसको अपनी पावर का बहुत प्राउड था, तो लेकिन उसको हरा दिया गया, किसके द्वारा, हरकुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, हरकुलिस के द्वारा किसको हराया गया, मॉन्स्टर को। ये वाली इंफॉर्मेशन किसके बारे में, मॉन्स्टर के बारे में है। तो हम इस वाली इंफॉर्मेशन को इस मॉन्स्टर के बारे में रख देंगे। अभी हमने पहले वाले दो सेंटेंसेस में हमने लास्ट में रखा, क्योंकि लास्ट में हमारा एंटीसीडेंट था। लेकिन हमारा एंटीसीडेंट अब यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हरकुलिस को किसने हरकुलिस ने किसको हराया, इस मॉन्स्टर को हराया, तो इसी के बराबर में ये इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो द मॉन्स्टर, अब मॉन्स्टर को क्या किया गया, मॉन्स्टर को हरकुलिस द्वारा हरा दिया गया। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन किसके बारे में, मॉन्स्टर के बारे में, तो हम इसी के साइड में रखेंगे, द मॉन्स्टर हु वाज डिफीटेड बाय हरकुलिस, ठीक है। अब ये इसको जो ना आधा सेंटेंस तो हमारा ये यहाँ पर आ गया, और वाज प्राउड ऑफ हिज पावर, उसको हम बाद में रख देंगे। जब ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको हम बाद में रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, द मॉन्स्टर हु वाज डिफीटेड बाय हरकुलिस वाज प्राउड ऑफ हिज पावर। और इस तरीके से ये वाली जो क्लोज है इसको हमने बीच में इसके एम्बेड कर दिया, यानी कि इसके बीच में से दो टुकड़े करके वहां पर हमने इसको बीच में रख दिया, तो इसको क्या कहते हैं, एम्बेडेड क्लोज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है कि he has become suddenly rich. I can tell you the reason. Sorry, it was midnight. The train collided then. तो अब ये क्या है, यहाँ पर ये दिया गया है जब ट्रेन कब कोलाइडेड हुई थी कि मिडनाइट में, तो यहाँ पर टाइम की बात चल रही है। हमने कहा था हमारी कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स भी होती है, तो यहाँ पर ट्रेन जो कोलाइडेड हुई थी उसका टाइम बताया गया है कि मिडनाइट में दी गई थी। तो हमने एक बात बोली थी कि जब हमें व्हेन लगाना है तो व्हेन से पहले हमें टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पर टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है मिडनाइट। मिडनाइट क्या है, ये टाइम ही तो है, तो क्या बनाएंगे, इट वॉज मिडनाइट। अब व्हेन, जब ट्रेन जो है कोलाइडेड हुई, तो देन को किस में चेंज कर देंगे, व्हेन में चेंज कर देंगे, व्हेन द ट्रेन कोलाइडेड। इस तरीके से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, he has become suddenly rich. I can tell you the reason. अब यहाँ पर रीजन दिया गया, हमने कहा था अगर हमारा रीजन है कहीं पे y आएगा तो उससे पहले रीजन होना कंपलसरी है, तो यहाँ पर रीजन दिया गया, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा कंजंक्शन लगेगा, रिलेटिव एडवर्ब में y लग जाएगा, क्योंकि रीजन कौन बताता है, y बताता है। तो he has become suddenly rich, ठीक है, तो इसमें रीजन पहले आना चाहिए, एंटीसीडेंट आना चाहिए, आई कैन टेल यू द रीजन। तो यहाँ से आई कैन टेल यू से हम स्टार्ट कर देंगे, आई कैन टेल यू द रीजन। अब रीजन क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया उसका, क्यों क्यों वो सडनली रिच हो गया, तो वाई ही हैज बिकम सडनली रिच। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ही सेटल्ड इन नागपुर, ही वॉज बॉर्न देयर। तो देखिए नागपुर, नागपुर क्या है, प्लेस है, ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन है कि वो उसका जन्म कहाँ हुआ था, किस प्लेस पर हुआ था, यानी प्लेस की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम कौन सी कंजंक्शन लगाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब लगाएंगे वेयर, जैसे ही सेटल्ड इन नागपुर। अब नागपुर है तो यहाँ पर प्लेस है तो वेयर लगा देंगे। अब ये देयर किस में चेंज हो गया, हमारा वेयर में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेटल्ड इन नागपुर वेयर ही वॉज born। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई गेव यू पेन, इट्स निब वॉज ब्रोकन। तो इट्स निब, अब यहाँ पर पॉजिटिव केस दिखाया जा रहा है, किसकी निब, पेन की निब। क्या है ये पेन, पेन हमारा एंटीसीडेंट है और इसकी निब टूटी हुई है, यानी कि पोजेशन है। निब किसकी है, इस पेन की है, तो पोजेशन दिखाया जा रहा है, लेकिन पोजेशन किसका दिखाया जा रहा है, नॉन लिविंग का। तो नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ विच लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई गेव यू अ पेन, द निब ऑफ विच। अब हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हमारा नाउन आएगा, उसके बाद ऑफ विच आएगा, ठीक है, द निब ऑफ विच, द निब ऑफ विच वॉज ब्रोकन। ठीक, ये पॉजिटिव केस में नॉन लिविंग के में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट अ न्यू बुक, इट्स प्राइस इज वेरी चीप। तो यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव है, इट्स प्राइस, किसके प्राइस, इस बुक के प्राइस, यहाँ पर भी पोजीशन बताया गया है, तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ न्यू बुक, और इसके प्राइस, द प्राइस ऑफ विच इज वेरी चीप। Okay, next है, this is the classroom, it is not the place of place to play, sorry। तो this is the classroom, it is not the place to play। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं क्लासरूम है, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर ही क्या बनाएंगे, this is the classroom, which, जो कि क्या नहीं है, क्लासरूम जो है ये क्लासरूम क्या नहीं है, which is not
द प्लेस टू प्ले। इस तरीके से इसमें अभी हम बहुत थोड़ा कर पाए हैं। अभी इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जिसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं। अभी दैट का बहुत बड़ा एक रूल होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।